कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। आशा करता हूं आपको जो ये घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो इस कक्षा में भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो या फिर आज के विषय को लेकर कोई जिज्ञासा हो तो उसे नोट करते जाना है। आज के एपिसोड में हम कक्षा 9 के गणित का पाठ बहुपद पढ़ेंगे। उसके बाद हम सामाजिक विज्ञान के इतिहास के फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। उसके बाद हम एक बहुत ही रोचक कहानी पिंटू के बारे में जानेंगे कि 99 का फेर क्या कचरा होगा ढेर, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक और कहानी देखेंगे आलिया और उसकी वॉन्डरिंग शूज के बारे में, आलिया एंड द वॉन्डरिंग शूज। उसके बाद हम लोग कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करेंगे जिसमें हम विज्ञान में जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे और सामाजिक विज्ञान में बिहार के कृषि के बारे में और कुछ बातें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9 की गणित का पाठ 2 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बहुपद। हमने पाठ बहुपद को 5 भाग में बांटा है। आज हम बहुपद का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद का परिचय, बहुपद का वर्गीकरण और बहुपद के घात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि बहुपद क्या होते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर का घातांक एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। मान लीजिए हमने एक उदाहरण लिया है 4 गुणे x की घात 2 जमा 7x। यहाँ पर आपको 4 गुणे x की घात 2 की घातांक मिलेगी 2 और 7x जिसकी आपको कोई भी घातांक नहीं दिख रही होगी उसकी घातांक होगी 1 और ये दोनों ही संख्या एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बीजीय व्यंजक एक बहुपद है। चलिए कुछ और उदाहरण से समझते हैं। 5 गुणे x की घात 3 घटा x की घात 2 जमा 8x। यहाँ पर 5 गुणे x की घात 3 की घातांक है 3, x की घात 2 की घातांक है 2 और 8x की घातांक है 1 और ये तीनों ही संख्या एक पूर्ण संख्या है, यानी कि यह बीजीय व्यंजक भी एक बहुपद है। मान लीजिए हमने एक बीजीय व्यंजक लिया है x की भी घातांक क्या होगी 1, यानी कि x जो है हमारा वो भी एक बहुपद है। तो चलिए अब हम कुछ और बीजीय व्यंजक देखेंगे और देखते हैं कि यह बहुपद होते हैं कि नहीं। मान लीजिए हमने बीजीय व्यंजक लिया है x जमा 1/x। दूसरा व्यंजक लिया है वर्गमूल x जमा x। तीसरा व्यंजक लिया है y का घनमूल जमा y का वर्ग। अगर आप इन बीजीय व्यंजक को सरलीकरण करके लिखेंगे तो आपको मिलेंगे x जमा 1/x का x जमा x की घातांक घटा 1। वर्गमूल x जमा x को जब आप सरलीकरण करके लिखेंगे तो आपको मिलेगा x की घात 1/2 जमा x। जब आप y की घनमूल जमा y का वर्ग को सरलीकरण करके लिखेंगे तो आपको मिलेगा y की घात 1/3 जमा y की घात 2। अगर आप इन बीजीय व्यंजक को सरलीकरण के बाद ध्यान से देखें तो आपको इनकी घातांक पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी, जैसे
घटा 1 जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, 1/3 जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि यह बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है क्योंकि इनकी घातांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए अब हम जानते हैं कि चर किसे कहते हैं और गुणांक किसे कहते हैं। मान लीजिए हमने एक बीजीय व्यंजक लिया है 3 गुणे x⁻² जमा 8x। यहाँ पर x जो है हमारा उसे हम कहते हैं चर, चर यानी कि जिसका मान निश्चित नहीं है, और चर की बाईं ओर जो आपको एक अचर संख्या दिख रही है उसे हम कहते हैं गुणांक, यानी कि चर का अचर गुणज को हम कहते हैं गुणांक। अब हम बढ़ते हैं बहुपद के वर्गीकरण की तरफ। यह वर्गीकरण हम पद के हिसाब से देख रहे हैं, जो कि होते हैं एक पद, द्विपद, त्रिपद। वैसे बहुपद जिनमें केवल एक पद होता है उसे हम कहते हैं एक पद, जैसे 6 गुणे x⁻², 9 गुणे x गुणे y⁻², 6 गुणे z। ये वैसे बहुपद हैं जिनमें केवल एक पद है, इसलिए ऐसे बहुपद को हम कहते हैं एक पद। चलिए अब हम द्विपद का उदाहरण देखते हैं। 7 गुणे x⁻² जमा 6 गुणे x, 2 गुणे y⁻³ घटा 5, 7 गुणे z घटा 9 इत्यादि। ये वैसे बहुपद हैं जिनमें दो पद है, और दो पद वाले बहुपद को हम कहते हैं द्विपद। आइए अब हम त्रिपद के उदाहरण देखते हैं। 5 गुणे x⁻² जमा x घटा 3, y⁻² जमा 7 गुणे y जमा 1, 9 गुणे z⁻³ घटा 8z घटा 3। ये वैसे बहुपद हैं जिनमें आपको 3 पद मिल रहे हैं, और वैसे बहुपद जिनमें 3 पद होते हैं उन्हें हम कहते हैं त्रिपद। चलिए अब हम एक चर वाले बहुपद को जानेंगे। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया है px जो कि बराबर है 2 गुणे x⁻² जमा 5x घटा 8। इस उदाहरण में हमारा चर x है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 गुणे x⁻² जमा 5x घटा 8 चर x में बहुपद है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। हमने एक बहुपद लिया है py जो कि बराबर है 3 गुणे y⁻² घटा y। यह बहुपद में चर y है। 3 गुणे y⁻² घटा y चर y में बहुपद है। अब हम बढ़ते हैं बहुपद की घात की तरफ। बहुपद की घात क्या होती है? एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया है px जो कि बराबर है 5 गुणे x⁻³ जमा 6 गुणे x⁻² घटा 4x जमा 5। हमें इस बहुपद की घात पता करनी है। हमें इस बहुपद की घात बतानी है, यानी कि अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बताना है। यहाँ पर हमारे पद की घातांक है 3, 2, 1, जिनमें से सबसे अधिक घात वाला पद का घातांक है 3, यानी हमारे इस बहुपद की घात होगी 3। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया px जो कि बराबर है 2 गुणे x⁻² घटा 4x जमा 3/2। यहाँ पर अगर आप हमारे पदों की घातांक देखें तो आपको मिलेगा 2, 1, जिनमें सबसे अधिकतम घात वाला पद है हमारा 2 गुणे x⁻², और इस पद में x की घात है 2, यानी कि
हमारे बहुपद px की घात हो जाएगी 2। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। हमने एक बहुपद लिया है pu जो कि बराबर है 3/2u घटा 1। यहाँ पर हमारा अधिकतम घात वाला पद है 3/2u जिसकी घात है 1, यानी कि हमारे बहुपद की घात हो जाएगी 1। अब हम बढ़ते हैं बहुपद के वर्गीकरण की तरफ, जो कि होगी बहुपद की घात के हिसाब से। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया pu जो कि बराबर है 5 × u घटा 1 और एक बहुपद लिया px जो कि बराबर है x के। अगर आप इन बहुपद में देखें तो आपको इनकी घात मिलेगी 1 और वैसे बहुपद जिनकी घात 1 होती है उन्हें हम रैखिक बहुपद कहते हैं, अर्थात एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया py जो कि बराबर है y की घात 2 घटा 2 और px जो कि बराबर है 7 × x की घात 2 जमा वर्गमूल 3 × x जमा 5। अगर आप इन दोनों बहुपद में देखें तो आपको इनकी घात मिलेगी 2 और 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले वर्गीकरण की तरफ। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया है px जो कि बराबर है x की घात 3 घटा 2 और px जो कि बराबर है 2 × x की घात 3 जमा वर्गमूल 3 × x जमा 5। अगर आप इन बहुपद की घात देखें तो आपको मिलेगा 3 और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। तो ये था हमारा बहुपद का वर्गीकरण घात के हिसाब से। आज के इस वीडियो में हमने सीखा बहुपद का परिचय, बहुपद के वर्गीकरण, बहुपद की घात। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे बहुपद के शून्य। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये है इतिहास के पाठ 3 फ्रांस की क्रांति का चौथा भाग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम थे और फ्रांसीसी क्रांति का स्वरूप कैसा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति का सबसे पहला परिणाम था कि इस क्रांति के बाद पुरातन व्यवस्था, जिसे हम अंग्रेजी में एंशिएंट रेजीम कहते हैं, उसका अंत हुआ। इस पुरातन व्यवस्था के अंत के साथ ही आधुनिक युग की शुरुआत हुई, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को प्रोत्साहन मिला। इसी के साथ साथ सामंतवाद का अंत हुआ। दोस्तों, जैसा कि हमने इस पाठ में पहले भी पढ़ा था कि फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांसीसी लोगों को धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव था। इस क्रांति का परिणाम यह था कि लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली और फ्रांस एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना। इसी के साथ साथ धार्मिक क्षेत्र में बुद्धिवाद का धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ व्यक्ति की महत्ता पर भी बल दिया गया। नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की घोषणा भी की गई। समाज में जनसाधारण के बढ़ते अधिकारों के साथ साथ फ्रांस में जनतंत्र स्थापित हुआ। इस जनतंत्र ने राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत को समाप्त किया। जनतंत्र के साथ साथ फ्रांस में समाजवाद भी प्रारंभ हुआ।
जैकोबिन्स ने सामान्य जनता के अधिकारों की रक्षा करी और अमीरों की जगह गरीबों का पक्ष लिया। दोस्तों, ये तो थे सामाजिक और राजनीतिक परिणाम। अगर हम आर्थिक परिणामों की ओर देखें तो क्रांति के बाद गिल्ड प्रथा, प्रांतीय आयात कर और अन्य व्यापारिक प्रतिबंध हटाए गए, जिसके चलते फ्रांस के वाणिज्य और व्यापार में वृद्धि हुई। इसी के कारण 19वीं शताब्दी में व्यापार के क्षेत्र में फ्रांस इंग्लैंड के बाद दूसरे स्थान पर था। दोस्तों, इस क्रांति का अगला परिणाम था दास प्रथा का उन्मूलन। दोस्तों, 1794 में कन्वेंशन यानी कि नवनिर्वाचित असेंबली ने दास मुक्ति कानून को पारित किया, लेकिन आगे चलकर नेपोलियन ने इस कानून को समाप्त कर दिया। लेकिन आगे चलकर 1848 में अंतिम रूप से फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा को हटा दिया गया। दोस्तों, इस क्रांति से पहले फ्रांस में चर्च में शिक्षा का प्रबंध था, लेकिन इस क्रांति के बाद सरकार पर शिक्षा का उत्तरदायित्व आ गया। इसके चलते पेरिस विश्वविद्यालय और कई शिक्षण संस्थान और शोध संस्थान फ्रांस में खोले गए। दोस्तों, इस क्रांति के बाद फ्रांस का एक राष्ट्रीय कैलेंडर भी लागू किया गया, जिसे ऋतुओं के आधार पर 12 महीनों में बांटा गया था। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति का एक बहुत ही अहम परिणाम था महिला आंदोलन की शुरुआत। फ्रांसीसी क्रांति में महिलाएं भी शामिल हुई थीं। इन महिलाओं ने द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन नामक संस्था का गठन किया। अपने आंदोलन में महिलाओं ने पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार मांगा, लेकिन इन्हें सभी अधिकार शुरुआत में नहीं मिले। फ्रांसीसी क्रांति ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया, जिसके कारण आगे चलते कई वर्षों तक महिलाओं के आंदोलन चलते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार मिला। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव सिर्फ फ्रांस पर ही नहीं बल्कि यूरोप के कई अन्य देशों पर भी पड़ा। नेपोलियन फ्रांस में सुधार के कार्य करते हुए अपने विजय अभियान के दौरान जब इटली और जर्मनी जैसे देशों में पहुंचे तो उन्हें वहां क्रांति का अग्रदूत कहकर स्वागत किया जाता था। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्टे फ्रांस की क्रांति के दौरान सेनापति थे और 1799 के बाद वे फ्रांस के शासक बने। चलिए देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले हम बात करेंगे इटली की। दोस्तों, इस समय इटली कई भागों में बटा हुआ था। फ्रांस की क्रांति के बाद इटली के विभिन्न भागों में नेपोलियन ने अपनी सेना एकत्रित कर लड़ाई की तैयारी की और इटली राज्य स्थापित किया। एक साथ मिलकर लड़ाई करने से इटली के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना आई और इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जर्मनी की। इटली की तरह जर्मनी भी छोटे छोटे करीब 300 राज्यों में बटा हुआ था। नेपोलियन के प्रयासों से ये 300 राज्य केवल 38 राज्यों में सीमित रह गए और इसी तरह जर्मनी राष्ट्र का निर्माण हुआ। जर्मनी के लोगों ने भी इस क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे को अपनाया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पोलैंड की। नेपोलियन ने पोलैंड में स्वतंत्रता की लहर फूंकी। पोलैंड पहले रूस, रशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बटा हुआ था। नेपोलियन ने पोलैंड में राष्ट्रीयता का संचार किया और एक लंबी अवधि के प्रयास के बाद पहले विश्व युद्ध के बाद पोलैंड का स्वतंत्र राज्य कायम हो सका। दोस्तों, अब बात करते हैं हम इंग्लैंड की। नेपोलियन का विजय अभियान इंग्लैंड पर भी हुआ, लेकिन इस अभियान में नेपोलियन की हार हुई। दोस्तों, इस हार के बावजूद फ्रांस की क्रांति का इंग्लैंड पर बहुत अधिक असर पड़ा। फ्रांस की क्रांति के बाद इंग्लैंड में सामंतवाद के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई, जिसके चलते
1832 में इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के अनुसार जमींदारों की शक्ति को समाप्त करा गया और जनता के लिए अनेक सुधार के मार्ग प्रशस्त हुए। दोस्तों, ये तो बात हुई फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों की। चलिए अब इस क्रांति के स्वरूप पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर हम सोचें कि फ्रांसीसी क्रांति में किस वर्ग के लोगों ने मुख्य रूप से भूमिका निभाई या किस वर्ग के लोगों को सबसे अधिक लाभ हुआ, तो कई इतिहासकारों का मानना है कि फ्रांसीसी क्रांति एक बुर्जुआई क्रांति या फिर मध्यम वर्गीय क्रांति थी। इतिहासकारों के अनुसार इस क्रांति ने एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की जगह एक दूसरे विशेषाधिकार वर्ग का शासन स्थापित किया। दोस्तों, जैसा कि हमने इस पाठ में पढ़ा कि किसान और मजदूरों ने मिलकर इस क्रांति को सफल बनाया, लेकिन क्रांति के बाद भी उनके हाथ में कोई अधिकार नहीं आया, यहाँ तक कि उन्हें मताधिकार भी नहीं दिया गया। क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रयोग पादरियों और सामंतों के विशेषाधिकारों का अंत करने के लिए और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए विशेष सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किया गया। देखा जाए तो सन 1789 से 1815 तक शासन मध्यम वर्ग का ही रहा। दोस्तों, इसे भी आतंक का राज्य स्थापित होने का एक कारण माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम फ्रांसीसी क्रांति के सकारात्मक प्रभाव को देखें तो वो था फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसी के साथ साथ फ्रांसीसी क्रांति ने मानव अधिकारों की रक्षा की नींव भी रखी। चलिए दोस्तों, इस पाठ में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि हमने इस पाठ में जो भी पढ़ा आपको समझ आया होगा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने जाना कि फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम थे, नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे और फ्रांसीसी क्रांति का क्या स्वरूप था। दोस्तों, आप घर जाकर अपनी इतिहास की पुस्तक इतिहास की दुनिया में से पार्ट 3 फ्रांस की क्रांति जरूर पढ़िएगा। अगले वीडियो में हम इस पाठ पर आधारित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये है इतिहास के पार्ट 3 फ्रांस की क्रांति के चौथे भाग का डेली टेस्ट। आपका पहला प्रश्न है, दास मुक्ति कानून किस साल में पारित हुआ? 1790, 1792, 1794 या 1800? आपका अगला प्रश्न है, व्यापारिक प्रतिबंध हटाने से फ्रांस के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा? व्यापार धीमा पड़ गया, फ्रांस बाकी देशों से व्यापारिक क्षेत्र में मुकाबला नहीं कर पाया, व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई या इनमें से कोई नहीं? आपका अगला प्रश्न है, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार किस साल में मिला? 1945, 1946, 1947 या 1950? आपका अगला प्रश्न है, इस खाली स्थान को भरिए। फ्रांस की क्रांति को डैश वर्गीय क्रांति भी कहा जाता है। पादरी, मध्यम, कुलीन या ऊपरी? आपका आखिरी प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा? इंग्लैंड फ्रांस से हार गया, इंग्लैंड में सामंतवाद के विरुद्ध आवाज उठी, इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ या बी और सी दोनों? चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के सही उत्तर देखते हैं।
धन्यवाद। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। चलिए अब देखते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी जिसका शीर्षक है 99 का फेर क्या कचरा होगा ढेर, जिसमें हम पिंटू के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे पिंटू और उसके 99 दोस्त गांव का कचरा साफ कर पाए। दोस्तों, क्यों ना एक फुटबॉल मैच हो जाए? आज के बाद तुम लोग यहाँ कचरा नहीं डालोगे। ये लास्ट वार्निंग है। ज्यादा बकबक मत कर लड़की। अबे, ये मेरा इलाका है। हेलो पुलिस। तुमने मुझे बुलाकर बहुत अच्छा काम किया पिंटू, गुड जॉब। आसपास इतना कचरा है और खेलने के लिए प्लेग्राउंड भी नहीं है। मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे दोस्त ही है। मेरे सारे दोस्तों का स्वागत है। आओ इसे साफ करके खेलने लायक बनाएं। और ऐसे पिंटू ने इलाका भी साफ किया और कचरा बेचकर पैसे भी कमाए। छोटी शुरुआत की, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर ली। 99 का फेर 5 दिन का प्रोजेक्ट है। आप इसे 4-4 के समूहों में जाकर पूरा करेंगे। पहला दिन, क्षेत्र शोध। स्क्रैप डीलर्स से मिले, उनसे उनके कौशलों के बारे में पूछे। कैसे वो वेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं, गीले कचरे, सूखे कचरे की जानकारी, व्यापार की जानकारी, वो क्या बेचते हैं, क्या फेंकते हैं। नोट्स बनाना और फोटोज लेना ना भूलें। दूसरा दिन, स्क्रैप की दुकानों में जाकर रिसर्च। स्क्रैप के उद्यमियों से जाकर पूछे कि वो क्या क्या काम करते हैं। क्या उनकी प्रक्रिया पर्यावरण हितैषी है? क्या वो अपने और अपनी टीम के हाइजीन का ध्यान रखते हैं? तीसरा दिन, बाजार में जाकर शोध। उन दुकानों में जाइए जहां स्क्रैप बिकता है। वहां जो जो बिक रहा है उनकी सूची बनाइए। देखिए कि गीले कचरे और सूखे कचरे में क्या क्या बिक रहा है, उनकी कीमत कितनी है। देखिए उसमें क्या क्या है। और हाँ, फोटोज खींचना ना भूलें। चौथा दिन, आप अपने समूहों के साथ सोचें कि क्या कुछ और शोध करना जरूरी है, और अगर है तो वहां जाइए। आप ग्राहकों से मिलें और पता करें कि वो क्या सुधार पसंद करेंगे। आप घरों में जाकर पता लगाइए कि क्या वो गीला कचरा सूखा कचरा अलग करते हैं। पांचवा दिन,
अपनी व्यापार की योजना लिखिए। सब साथ मिलकर अपना रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करें और उसे चेक करने के लिए अपने शिक्षक को दें। ये करने के बाद दूसरी कहानी देखिए, पढ़िए और सीखिए, क्योंकि युवा उद्यमी कभी रुकते नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। उस अध्याय का नाम है जैव प्रक्रम। तो चलिए जानते हैं कि इस अध्याय में हम क्या क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सजीव तथा निर्जीव की। उसके बाद हम बात करेंगे आवनिक गतियों के बारे में और फिर हम जानेंगे कि आखिर जैव प्रक्रम होता क्या है। और आखिरी में हम एक सवाल को देखेंगे, जो सवाल है कि विषाणु सजीव है या फिर नहीं। और ये बहुत ही मजेदार सवाल है, क्योंकि दरअसल इसका कोई उत्तर है ही नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सजीव तथा निर्जीव को जानते हुए। अब हमने बचपन में पढ़ा था कि सजीव चीजें वो होती हैं जो चल सकती हैं। जैसे कि हम चल सकते हैं तो हम सजीव हैं। उसी तरीके से जो चीजें खेल सकती हैं, जैसे कि हम खेल सकते हैं तो हम सजीव हैं। वहीं पर जो चीजें बात कर सकती हैं, चल फिर सकती हैं, वो सारी चीजें सजीव होती हैं। परंतु अगर हम इस उदाहरण को देखें और इस तरीके से सजीव या निर्जीव में अंतर बताएं, तो अगर हम पेड़ की बात करेंगे तो पेड़ की बात करने पे हमें पता चलता है कि पेड़ बात तो कर ही नहीं सकते, ये खेल भी नहीं सकते और ना ही ये चल सकते हैं। तो हमने जो बचपन में पढ़ा था सजीव और निर्जीव के बारे में, उसके हिसाब से तो पेड़ निर्जीव हो गया। परंतु हम जानते हैं कि पेड़ निर्जीव नहीं होता। तो अब इससे हमें पता क्या चलता है? इससे हमें पता चलता है कि दिखाई देने वाली जो गति होती है वो जीवन को परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं होती। तो यानी कि हमें कोई और लक्षण चाहिए जिन लक्षण के आधार पर हम बता सकें कि कोई सी चीज सजीव है या फिर नहीं है। तो यहीं पर जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए आवनिक गतियां अधिक आवश्यक हो जाती हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर आवनिक गतियां कहते किसे हैं, आखिर ये होती क्या है। तो चलिए जानते हैं एक उदाहरण से। अगर हम कोई खाना खाते हैं तो वो खाना पच जाता है और पचने के बाद क्या होता है, हमारे शरीर को उससे ऊर्जा की आपूर्ति होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम खाना को खुद पचाते हैं। दरअसल हम तो बस खाने को खाते हैं और वो अपने आप ही पच जाता है और हमारे शरीर को उससे ऊर्जा भी मिल जाती है। अब ये होने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारी गतियां होती हैं। दरअसल ये जो गतियां होती हैं इन्हें ही कहा जाता है आवनिक गतियां। ये गतियां हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल जैसा कि हम जानते हैं सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। उनमें उत्तक होते हैं, उत्तकों में कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं, जैसे कि केंद्रक या फिर झिल्लियां आदि। तो अब होता क्या है कि सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। अब कोई चीज विघटित होती है तो उसे मरम्मत की जरूरत होती है। इसी तरीके से जो हमारे शरीर की ये कोशिकाएं होती हैं, इन्हें भी अनुरक्षण की आवश्यकता होती है और मरम्मत की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती है। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए और इसीलिए जो आवनिक गतियां होती हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं हमारे जीवन के लिए। उदाहरण के लिए हमारे शरीर में एक आवनिक गति होती है हमारे रक्त का बहाव। अब जैसा कि हम जानते हैं हमारे रक्त के अंदर लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं और प्लाज्मा होता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि हमारा जो रक्त होता है वो हमारे शरीर के हर एक कोशिकाओं से जुड़ा हुआ होता है। और मान लीजिए अगर हमें कोई दवाई लेनी होती है या फिर कोई इंजेक्शन लेना होता है तो वो भी हमारी नसों में ही दिया जाता है, क्योंकि जो हमारा रक्त है वो हमारे शरीर के हर एक कोशिका से जुड़ा हुआ है और जो दवाई या फिर इंजेक्शन है वो हमारे हर एक कोशिका तक पहुंचा सकता है। इसी तरीके से जो हम भोजन खाते हैं वो पचने के बाद रक्त में चला जाता है, क्योंकि जो पचा हुआ भोजन होता है वो कोशिकाओं को चाहिए होता है और जो रक्त है वो सभी कोशिकाओं से जुड़ी हुई होती है, इसलिए वो सभी कोशिकाओं तक
उन भोज्य पदार्थों को पहुंचा सकती है। तो जो हमारा रक्त है वो हमारे शरीर के लिए एक वाहन का काम करता है। दरअसल इसे कहा जाएगा एक अनुरक्षण प्रक्रम, क्योंकि यहाँ पर पूरा एक प्रोसेस है किसी काम को करने के लिए। तो सवाल ये आता है कि आखिर सजीवों में अनुरक्षण के ये प्रक्रम है कौन कौन से। तो चलिए खोजते हैं इन प्रक्रम के बारे में कि आखिर ये कौन कौन से हैं। दरअसल अगर हम किसी जीव की बात करें तो जीवों का जो अनुरक्षण कार्य होता है वो निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता है जब वो कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे होते। उदाहरण के लिए जब आप सो रहे होते हैं तो हम कोई कार्य नहीं कर रहे होते, परंतु उस समय भी हम सांस ले रहे होते हैं और हमारा दिल धड़क रहा होता है, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो अनुरक्षण का कार्य कर रहा होता है और उसे ये उस टाइम पर भी करना होता है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप में अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है जैव प्रक्रम। दरअसल जैव प्रक्रम बहुत तरीकों के होते हैं, परंतु अगर हम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जैव प्रक्रमों की बात करें तो ये हैं कुल 4। चलिए जानते हैं कि ये चारों कौन से हैं। सबसे पहले आता है पोषण। पोषण में होता क्या है कि जो हम खाना खाते हैं उससे हमें पोषण मिलता है और इसके अंदर पाचन होता है। दरअसल जो हम खाना खाते हैं वो हम भोजन के रूप में लेते हैं और जो हमारा शरीर होता है वो उसको बाद में पचा देता है और पचने के बाद जो हमारा भोजन होता है उससे हमें ऊर्जा की चीजें मिल जाती हैं, जिससे हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है और वो अपना काम अच्छे से कर सकती है। दूसरा प्रक्रम है श्वसन का। इसके अंदर होता क्या है कि हम सांस लेते हैं और जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। दरअसल हमें कई बार क्या लगता है कि श्वसन और सांस लेना दोनों एक ही बात है, परंतु सांस लेने का मतलब होता है ऑक्सीजन को बाहर से हमारे फेफड़ों तक ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से बाहर निकालना। सांस लेने का प्रोसेस सिर्फ इतना सा होता है। वहीं अगर हम श्वसन की बात करें तो उसमें सांस लेना भी आता है, उसमें जो कोशिकाओं के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है वो भी आता है और इस ऑक्सीजन की मदद से जो हमारी कोशिकाओं में ऊर्जा बनती है ये भी श्वसन प्रोसेस के अंदर ही आता है। तो श्वसन और सांस लेना दोनों समान नहीं है। सांस लेने का मतलब होता है सिर्फ सांस लेना, वहीं पे श्वसन एक प्रक्रम है जिसके अंदर बहुत सी चीजें होती हैं। अब तीसरा प्रक्रम है वहन का। वहन में जो हमारा हृदय होता है वो हमारे रक्त को हमारे हर कोशिका तक पहुंचाता है। वहीं पर रक्त का काम होता है भोजन का स्थानांतरण। इसके अलावा जो रक्त होता है वो मिनरल्स को और कई सारी और चीजों को भी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और चौथा प्रोसेस होता है उत्सर्जन का। इस प्रक्रम में जो कचरा होता है उसे हमारे शरीर से हटाया जाता है। मतलब ये जो इससे पहले जितने भी प्रक्रम पढ़े थे उनसे क्या होता है कि शरीर में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए, तो हमारे शरीर के लिए वो क्या हो गई, कचरा। और क्योंकि कचरा शरीर में तो नहीं रखना, उसे हटाना चाहिए, तो उत्सर्जन वो प्रक्रम है जिससे इस कचरे को शरीर से हटाया जाता है। यहाँ पर हमारी मदद करता है हमारा वृक्क, जिसे कहते हैं किडनी। ये हमारे शरीर में 2 होते हैं और ये हमारे शरीर से कचरे को हटाने का काम करते हैं। तो ये 4 जैव प्रक्रम हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे आने वाली वीडियोस में हम इन चारों प्रक्रम को और अच्छे से जानेंगे। तब तक चलिए उस प्रश्न की बात कर लेते हैं जिसकी बात हमने वीडियो के शुरुआत में भी करी थी। जो प्रश्न था कि विषाणु सजीव है या नहीं। दरअसल विषाणुओं के अंदर आवनिक गति नहीं होती। अब हमने शुरुआत में ये जाना था कि जीवन की परिभाषा क्या है। वो जीव जिनमें आवनिक गति होती है वो जीवित होते हैं, परंतु जो वायरस यानी कि विषाणु होते हैं उनके अंदर आवनिक गति होती ही नहीं, तो इसका मतलब ये निर्जीव है। परंतु जब ये किसी कोशिका को संक्रमित करते हैं तब इनके अंदर आवनिक गतियां होती हैं। तो अब इसका मतलब कि जब ये किसी को संक्रमित कर लेते हैं तब ये सजीव हो जाते हैं। तो देखा जाए तो विषाणु के अंदर आवनिक गतियां होती भी हैं और नहीं भी होती, और इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि ये वास्तव में सजीव होते हैं या नहीं। और कुछ लोग कहते हैं कि ये सजीव होते हैं, वहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि ये निर्जीव होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने जाना कि सजीव तथा निर्जीव क्या होते हैं। उसके बाद हमने जाना आवनिक गतियां क्या होती हैं। फिर हमने जैव प्रक्रम की बात करी
और अंत में हमने एक सवाल के बारे में जाना, जो सवाल था कि विषाणु सजीव है या नहीं। अब इन सभी के बारे में आप अपनी बुक NCERT का जैव प्रक्रम वाला अध्याय पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर आपको पढ़ना है कि जैव प्रक्रम क्या होता है। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे पोषण के बारे में। तो आपको 2 काम करने हैं। पहला काम तो ये करना है कि आपने जो आज पढ़ा है उसके बारे में दोबारा से पढ़ना है, और दूसरा काम ये करना है कि अगली कक्षा में आपको पोषण पढ़ के आना है। इस वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, आज हम कृषि नामक अध्याय का अगला भाग यानी 5वां भाग पढ़ने वाले हैं। हमने कृषि के महत्व के बारे में जाना, कृषि के प्रकारों के बारे में जाना और साथ ही भारत की प्रमुख फसलों के बारे में भी अध्ययन किया। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था तथा खाद्य सुरक्षा इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करते हुए इस अध्याय को समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, किंतु परंपरागत तरीके तथा संस्थागत व्यवस्था में समय के साथ परिवर्तन नहीं होने के कारण कृषि में काफ़ी पिछड़ापन पाया जाता है। जनसंख्या के अधिक होने के कारण जोतों का विखंडन हुआ है। इससे कृषि कार्य आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं रह गया है। भारत में अधिकांश कृषि मॉनसून पर निर्भर करती है और सिंचाई के साधनों का बहुत सीमित विकास हो पाया है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए कृषि को अर्थव्यवस्था का विकसित अंग बनाना महत्वपूर्ण चुनौती है। इसमें तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना कृषि में सुधार लाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार को मुख्य रूप से केंद्रित किया गया। 1960-70 के दशक में कृषि में सुधार के लिए विशेष पैकेज भी लाया गया था, जिसके बाद गेहूं की कृषि के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई। दोस्तों, इसी दौरान श्वेत क्रांति भी लाई गई, जिसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 1980-90 के दशकों में व्यापक भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू हुआ। किसानों को कम दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियां और अन्य बैंकों की भी स्थापना की गई। भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना योजना लागू किया है, जिसके अंतर्गत दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर कृषि से संबंधित जानकारियां प्रसारित की जाती हैं। इसके अलावा बिचौलियों के शोषण से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा लाभदायक खरीद मूल्य की सरकार घोषणा भी करती है। कृषि में फसलों की खेती के अलावा दुधारू पशुओं का पालन, मुर्गी पालन तथा मछली पालन इत्यादि के विकास को प्रोत्साहित किया गया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था की। भारत कृषि प्रधान देश है। यही कारण है कि भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में नींव के पत्थर की भांति महत्व रखती है। दोस्तों, देश की लगभग आधी से अधिक जनसंख्या कृषि से आज भी रोजगार प्राप्त करती है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर आज तक सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगातार घट रहा है, जो कि एक चिंतनीय विषय है। दोस्तों, कृषि में गिरावट समाज के अन्य क्षेत्रों में भी
गिरावट लाएगा तथा यह क्षेत्रीय विषमता को बढ़ावा भी देगा। यह सर्वथा कृषि पर आश्रित लोगों के हित में नहीं है। दोस्तों, कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके विकास और वृद्धि के लिए आधुनिकीकरण का प्रयास किया है। इसके अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना करते हुए पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु प्रजनन केंद्रों की स्थापना की है और साथ ही बागवानी विकास तथा और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास आदि को प्राथमिकता दी है। दोस्तों, वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। वैश्वीकरण का अर्थ है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करना। दूसरे शब्दों में वैश्वीकरण का अर्थ है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना। वैश्वीकरण ने भारतीय बाजार को विश्व के बाजार के लिए खोल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सरकारी तंत्र की पकड़ ढीली हो गई है। अब विदेशी उत्पाद, जिसमें कृषिजन्य उत्पाद भी शामिल हैं, आसानी से भारत में बेचे जा रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से भारतीय किसान को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए भारत को अपनी कृषि संबंधित क्षमताओं को सुनियोजित ढंग से उपयोग में लाना होगा। इसके लिए सड़क, बिजली, सिंचाई, ऋण की सुविधा सभी उपलब्ध कराना परम आवश्यक है। इसके बिना कृषि को वैश्वीकरण के अनुचित प्रभाव से बचा पाना संभव नहीं है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं खाद्य सुरक्षा की। दोस्तों, रोटी, कपड़ा और मकान यह हमारी मूलभूत आवश्यकता है। इन सभी के साथ साथ पोषण प्राप्त करना भी सभी नागरिकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे देश के उन क्षेत्रों में जहां निर्धनता अधिक है, वहां भुखमरी की समस्या भी है। इसके निराकरण के लिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा प्रणाली बनाई है। इसके मुख्यतः दो अंग हैं। पहला है बफर स्टॉक, दूसरा है जन वितरण प्रणाली। इसके अंतर्गत सस्ती दरों पर आवश्यक सामग्री और अनाज शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को मुहैया कराई जाती है। दोस्तों, बफर स्टॉक बनाने में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सक्रिय है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यह किसानों से अनाज खरीदकर उसका भंडारण करती है। इसके साथ साथ उपभोक्ताओं को भी दो वर्गों में बांटा गया है। पहला गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और दूसरे हैं गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले। लेकिन दोस्तों, अनेक गरीब जो कि बीपीएल वर्ग में शामिल होने के लायक हैं, शामिल होने के हकदार हैं, परंतु बीपीएल वर्ग में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। कुछ एपीएल धारक भी जबरदस्ती अपना बीपीएल कार्ड बनाए बैठे हुए हैं। दोस्तों, भारत में गरीबी मिटाने और खाद्य सुरक्षा को अधिक मजबूत करने के लिए हमें ईमानदारी से उन लोगों के बारे में सोचना होगा जिन लोगों के पास ना तो रहने के लिए घर है और ना ही कृषि उत्पादन के लिए थोड़ी सी भी भूमि। इन सभी समस्याओं और चुनौतियों का सामना हम सभी को मिलकर करना होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार के बारे में चर्चा की, कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करते हुए खाद्य सुरक्षा के बारे में भी अध्ययन किया। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। कृषि। पहला प्रश्न है, उपभोक्ताओं को किन दो वर्गों में बांटा गया है? गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से ऊपर, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, उपरोक्त सभी। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज कौन खरीदता है? बिचौलिए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दुकानदार, इनमें से कोई नहीं। किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की
अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना क्या कहलाता है? व्यापार, उद्योग, औद्योगिकरण, वैश्वीकरण। ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति के लिए उपयोग में लाया जाता है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, उपरोक्त सभी। इनके सही उत्तर हैं कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में आपको जो पढ़ाया गया हो वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो जो आपने नोट किया हो, उसको आप उन्नयन ऐप पर अपने सवाल को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को पूछ सकते हैं। वहां आपको उसी विषय के विशेषज्ञ द्वारा जवाब दिया जाएगा। अगर आपके पास इंटरनेट या मोबाइल नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप फोन करके भी हमें संपर्क कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासा मिटा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, इसे नोट कर लें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल के लिए ईमेल आईडी स्क्रीन पर दिया गया है, biharunnyan@gmail.com। आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं और वहां पे भी आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। बच्चों, ईमेल करने से बेहतर होगा अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप उन्नयन ऐप का इस्तेमाल करें। उस पर आप सभी वीडियो को भी दोबारा देख सकते हैं और अपने सवालों का संशय भी मिटा सकते हैं। आज के एपिसोड का पुनः प्रसारण देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और इकोवेशन के चैनल पर डाली गई वीडियो को देख सकते हैं। यह प्रसारण आज 2 बजे के बाद कभी भी आप देख सकते हैं दोबारा YouTube पर। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। बाय बाय बच्चों।